नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ओपन एकेडमी पर। मैं सौरभ पचौरी और आपके सामने लेकर आया हूँ करंट अफेयर से रिलेटेड एक न्यूज़। साथियों, मुद्दा यह है कि 9 शेड्यूल के बारे में आज हम जानेंगे कि हमारे भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची है, वो अभी न्यूज़ में क्यों है वो तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन इसका महत्व कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है और बाकी जुडिशरी जो है ना वो इसको कैसे देखती है, ये सारी बातें हम, और क्या क्या लैंडमार्क जजमेंट्स जो सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं या बाकी हायर कोर्ट्स ने दिए हैं उनके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो ये है अपने छत्तीसगढ़ के सीएम चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र बघेल, मिस्टर भूपेंद्र बघेल, ये तो आप जानते ही होंगे गुरुजी। ठीक है, चलो, तो हुआ ये है साथियों कि इंक्लूड अ कोटा बिल इन 9 शेड्यूल, ये बोला है भूपेंद्र बघेल है, ये इन्होंने बोला है पीएम मोदी को कि कोटा, जो आप जानते हैं रिजर्वेशन का कोटा होता है हर चीज़ में, है ना, रिजर्वेशन का कोटा होता है ना, तो उसको कुछ बिल्स इन्होंने पास करने का कोशिश किया है कि कुछ बिल्स हैं इनके एक दो, उनमें वो बोल रहे हैं कि इनको आप 9th शेड्यूल में डाल दो, ये बोल रहे हैं मोदी जी से। अब ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्या जरूरत आ पड़ी कि मतलब ये बोल रहे हैं कि आप इनको जो हमारे बिल्स हैं उनको 9th शेड्यूल में डाल दो, चलो 9वीं अनुसूची में डाल ददो। तो देखो, द 2 अमेंडमेंट बिल्स, 2 संशोधन बिल अधिनियम है जो मतलब बिल है, विधेयक, वो पेव द वे फॉर 76% कोटा फॉर शेड्यूल कास्ट। तो जो शेड्यूल कास्ट होंगी, शेड्यूल ट्राइब होंगी, ये है ना, एसटी और ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है, इनके जो बिल इन्होंने पास करे थे यूनिवर्सली छत्तीसगढ़ असेंबली में लास्ट दिसंबर में, बट गवर्नर ने अभी तक उनको अप्रूवल नहीं दिया है। ठीक है, अब देखो, इन्होंने कोई 2 बिल पास किए इनकी असेंबली में, ठीक है, पास कर दिए, लेकिन जैसे मान लो कोई पार्लियामेंट में जब कोई बिल पास होता है तो फिर उसको असेंट कौन देता है, प्रेसिडेंट देते हैं अपने, है ना। वैसे ही अगर असेंबली में, मतलब किसी भी स्टेट की असेंबली में अगर कोई बिल पास होता है या कुछ भी होता है तो उसको क्या करते हैं, गवर्नर देते हैं असेंट उसको, ठीक है, जो राज्यपाल होते हैं ना वो देते हैं। लेकिन दिसंबर में लास्ट ईयर तो ये पास कर लिए इन्होंने 2 बिल जो भी इनके थे, लेकिन गवर्नर ने अभी तक उनको अप्रूव नहीं किया है, असेंट नहीं दिया है। ठीक है, तब अब नहीं दे रहे हैं गवर्नमेंट असेंट, तो ये कह रहे हैं मोदी जी से कि आप जो ये वाले अपने हमारे 2 बिल हैं इनका आप क्या करो, इनको आप 9th शेड्यूल में डाल दो। अब ऐसा क्या हो जाता होगा 9th शेड्यूल में डालने से कि शायद इनको कुछ मिल जाए, इससे कुछ हाथ लगे इनके, है ना। तो ये क्योंकि अभी तक क्या गवर्नर अगर इसको पास नहीं कर रहे हैं तो इनके सामने इशू आ रहा है कि अब हम इस पर काम करें कैसे, तो ये कह रहे हैं कि मोदी जी से 9th शेड्यूल में डाल दो। अब जानते हैं 9th शेड्यूल के बारे में, ठीक है। देखो, तो वही बात है, ये भूपेंद्र बघेल जी हैं अपने, ये कह रहे हैं कि जो अपना जो हाईलाइट्स यूनिक सिचुएशन 6 रिजर्वेशन अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन 9th शेड्यूल, तो 9वीं अनुसूची में अमेंडमेंट चाहते हैं ये, ठीक है। तो देखो भाई, ये है अपना प्यारा भारत और इसमें ये है छत्तीसगढ़, ठीक है, ये छत्तीसगढ़ है और इसकी ये कैपिटल है रायपुर, ठीक है। तो न्यूज़ में क्यों है ये, अभी मैंने बताया कि रिसेंटली छत्तीसगढ़ चीफ मिनिस्टर रोड टू पीएम, तो इन्होंने पीएम जी को बोला है, अपने प्रधानमंत्री को, कि इंक्लूजन ऑफ 2 अमेंडमेंट बिल्स अलाउइंग फॉर हायर कोटा ऑफ रिजर्वेशन। तो जो आरक्षण है शैक्षणिक संस्थानों का, ठीक है, और नौकरियों का, उनको क्या करें आप 9th शेड्यूल में डाल दो, ये उन्होंने मांग की है, ठीक है, इसलिए ये न्यूज़ में। अच्छा, मैं आपको एक और बात बता दूं कि ऐसा अभी नहीं हुआ है, मतलब 2000 लास्ट ईयर की बात है कि जो झारखंड है अपना, झारखंड ने भी ऐसा ही कुछ बोला था 2022 में कि हमारे 2 बिल हैं उनको भी आप 9th शेड्यूल में डाल दो, ठीक है, ठीक। अब हम अच्छे से समझते हैं इन सारी बातों को कि क्या ज़रूरत ऐसी आ पड़ी कि मतलब विधेयक जो भी इनके हैं बिल, उनको 9वीं अनुसूची में डालने की क्या आवश्यकता है, ऐसा क्या हुआ कि इन्हें डालने के लिए कह रहे हैं, ठीक है। तो 9वीं संविधान की जो 9वीं अनुसूची है वो केंद्रीय और राज्य कानून हो, तो जो सेंट्रल लॉज हैं अपने, ठीक है, जो केंद्र सरकार के, और राज्य कानून मतलब स्टेट के जो लॉज हैं, अपने स्टेट हैं जो, जैसे यूपी, एमपी, एचपी, वैसे ही इनके जो कानून है एक सूची में शामिल है जिन्हें न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। 9वीं अनुसूची में 2 संशोधन विधेयकों शामिल करने पर वे कानूनी चुनौतियों से मुक्त हो जाएंगे। आप समझ पा रहे हैं कितनी बड़ी बात है, मतलब आपको अगर ऐसे गवर्नर असेंट नहीं दे रहे हैं और आप 9th शेड्यूल में 9वीं अनुसूची में अगर उन बिल्स को डाल देते हो। अब देखो, ऐसा होता है, जैसे मान लो आपको पता है
कि जैसे पार्लियामेंट है मान लो, तो अगर ये कोई भी लेजिस्लेशन लेके आते हैं, कुछ भी करते हैं, मान लो कोई बिल पास करते हैं, ठीक है, फिर प्रेसिडेंट इनको असेंट देते हैं कि हाँ ठीक है चलो काम करो, इस पे आगे आगे बढ़ाओ, प्रेसिडेंट ने असेंट दे दिया। लेकिन चेक्स एंड बैलेंसेस बनाने के लिए, मतलब ये चीज़ सही ही करी है पार्लियामेंट ने या नहीं, इसको चेक करने के लिए कौन बैठा है? जुडिशरी, न्यायालय बैठा है ना, न्यायपालिका। अब देखो ये चेक करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी किसी भी बिल की, ठीक है, सरकार कोई भी लेजिस्लेशन या लॉ लेके आती है, कुछ भी करती है, तो वो संवैधानिक रूप से सही है या नहीं, ये चेक करने के लिए अपने न्यायालय बैठा है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट, मतलब वेरियस कोर्ट, ठीक है, पूरी जुडिशरी बैठी है उसको चेक करने के लिए, मतलब वैसे चेक करने। लेकिन अगर बात कॉन्स्टिट्यूशन की आती है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनली सही है या नहीं, ठीक है, तो वो चेक करता है अपने सुप्रीम कोर्ट, जो अपेक्स कोर्ट है, सबसे अपेक्स कोर्ट, इसको अपेक्स कोर्ट भी बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट को, ठीक है। तो ये चेक करता है कि ये संवैधानिक रूप से सही है या नहीं, ठीक है, जब पार्लियामेंट कोई लेजिस्लेशन लेके आती है, ठीक है। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ कि मतलब रिजर्वेशन देना चाहती है ये सरकार, मतलब भूपेंद्र बघेल जी की सरकार है जो छत्तीसगढ़ में, वो रिजर्वेशन देना चाहती है लगभग 76%। किनको? SC को, शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब्स को, और OBC अदर बैकवर्ड क्लासेस को, ठीक है। तो वही बात, अब 9 शेड्यूल में डाल देंगे तो जुडिशरी चेक नहीं कर पाएगी। अब ऐसा क्या हुआ है कि जुडिशरी, अब ये 76% दे रहे हैं, तो इसका मतलब अगर इसको इन्हें पता है कि अगर जुडिशरी चेक करेगी इस मामले को कि हम 76% अगर दे रहे हैं अपना रिजर्वेशन, तो हम फंस जाएंगे, है ना, हम नहीं दे सकते। अब ऐसा कुछ केसेस हुए होंगे पहले, तो सुप्रीम कोर्ट ने या हाई कोर्ट ने किसी ने बोला होगा किसी जजमेंट में कि आप इतना नहीं दे सकते हो, तो ये चाह रहे हैं कि 9 शेड्यूल में डाल दो इनको, मतलब 2 बिल्स हैं इनको 9 शेड्यूल में डाल दोगे तो जुडिशरी चेक ही नहीं कर पाएगी, है ना, और चेक नहीं कर पाएगी तो हम आराम से इस पर काम कर पाएंगे, ठीक। लेकिन हर चीज़ का जरूरी है, मतलब चेक्स एंड बैलेंसेस तो होने चाहिए ना हर चीज़ में, ठीक है। तो प्रीवियसली छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट स्ट्रक डाउन द गवर्नमेंट ऑर्डरिंग 58% कोटा, तो अभी पिछले दिनों में हाई कोर्ट है जो छत्तीसगढ़ का, उसने स्ट्रक डाउन कर दिया था उसको, मतलब नल एंड वॉइड कर दिया था ये 58% अगर मतलब रिजर्वेशन दे रहे थे, कोटा दे रहे थे, ठीक है। हाउएवर 2 अमेंडमेंट बिल्स वर पास्ड बाय द स्टेट असेंबली, ठीक है। आप सोचो, हाई कोर्ट ने तो 58% को ही गलत ठहरा दिया कि आप नहीं दे सकते, और इन्होंने दोबारा अपनी असेंबली में 76% के लिए दोनों बिल पास कर लिए। भाई बिल तो पास हो सकते हैं चलो असेंबली में, लेकिन गवर्नर असेंट नहीं देंगे उस पर कि यह भाई ब्रीच है। अब चाह रहे हैं कि 9 शेड्यूल में डाल दो इसको, मोदी जी से कह के पार्लियामेंट को बोल के बेसिकली कि 9 शेड्यूल में डलवा दो इसको, तो ये जुडिशरी भी चेक नहीं कर पाएगी, ना कोई दिक्कत आएगी, ठीक है। तो यही बात है अपनी। तो 9वीं अनुसूची क्या है कि मतलब आप संविधान को चुनौती नहीं दे सकते। ये कब 9वीं अनुसूची कब बनी थी? तो 1951 में बनी थी। हमारे संविधान में अभी 12 शेड्यूल है, ठीक है, टोटल 12 शेड्यूल्स, उनमें से हम 9वीं की बात कर रहे हैं, ठीक है, पहली दूसरी तीसरी चौथी ऐसे करके 9 शेड्यूल की बात कर रहे हैं, जो कब जोड़ी गई थी 1951 में। अच्छा, 1951 में लगभग तब हम आज़ाद होके हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का कमेंसमेंट हुआ ही हुआ था, 1-2 साल हुए थे, 1 साल हुआ था, तो ठीक है। तब हमारे PM कौन थे? श्री जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, याद रखना, जवाहरलाल नेहरू जी थे, जिनके टाइम पे क्या आई थी 9 शेड्यूल, ये 9वीं अनुसूची। अच्छा, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, मैं एक बार में छोटे से जरा मतलब ब्रीफ में बता देता हूँ। तो साथियों 9 शेड्यूल की जरूरत इसलिए पड़ी थी, आपको पता है पहले जमींदारी सिस्टम हुआ करता था, जमींदार हुआ करते थे, तो जमींदार का एक जमींदारी सिस्टम था उनका, ठीक है। तो उनकी जो लैंड थी, मतलब जो भूमि थी, वो सेंट्रलाइज्ड थी, कुछ लोगों के हाथ में थी, मतलब कंट्रोल्ड बाय फ्यू, ठीक है, बहुत कम लोग थे, लेकिन उन पर जमीन ज़्यादा थी, और बहुत ज़्यादा लोग ऐसे थे जिन पर जमीन नहीं थी। तो उस जमीन को वितरित करने के लिए लोगों में कोशिश की गई थी कि मतलब हम जमींदारी सिस्टम को अबॉलिश करेंगे, हटाएंगे। 9 शेड्यूल में उन सारी लैंड रिफॉर्म्स जो भी आए ना हमारे, मतलब भूमि सुधार के लिए जो भी हुआ ना, लैंड रिफॉर्म्स लॉ, उनको क्या किया सरकार ने 1951 में 9 शेड्यूल ला के बोल दिया कि हम इसमें डाल दे रहे हैं लैंड रिफॉर्म्स को। लैंड रिफॉर्म्स को अगर आप उसमें डाल दोगे तो क्या है कि जुडिशरी उस पर चेक नहीं कर पाएगी, जुडिशरी कुछ बोल नहीं पाएगी, क्योंकि वो जुडिशरी के कंटेक्स्ट से बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो आराम से कर पाओगे काम। अब ये तब की जरूरत थी, ठीक है, क्योंकि जमींदारी सिस्टम हटाना था हमें, ठीक है। फिर आगे चल के इसका मिसयूज भी होने लग गया था, ठीक है। चलो, तो आर्ट देखो, हम कह रहे थे कि 1951 में जोड़ा गया था, किससे? प्रथम संविधान संशोधन नियम थी, ठीक है, संविधान संशोधन प्रथम, ठीक है। पहले संशोधन में अनुसूची में 13 कानूनों को जोड़ा गया था। तो जब पहली बार ये अनुसूची बनाई थी, तब पहला संशोधन जब इसमें किया था,
तो 13 चीज़ें जोड़ी गई थी, ठीक है। 13 लॉ थे, उनमें से लैंड रिफॉर्म्स के भी लॉ थे, मतलब भूमि सुधार के भी लॉ थे कि मतलब सेंट्रलाइज ना रहे, उसको डिसेंट्रलाइज कर पाओ आप, है ना, विकेंद्रीकरण कर पाओ भूमि का, सभी लोगों के पास थोड़ी थोड़ी जमीन तो हो एटलीस्ट, ठीक है। बाद में विभिन्न संशोधन, तो बाद में अगर देखो संशोधन होते रहे, अभी वर्तमान में ना इस 9th शेड्यूल में 284 लॉज हैं, मतलब 13 से स्टार्ट हुआ था सिलसिला और अभी लगभग 74-75 साल आते आते हमने क्या कर लिया है, 74 सालों में 284 लॉज हैं जो हमने इसमें ऐड कर दिए, ठीक है। यह नए अनुच्छेद 31B, तो 31B आर्टिकल आपने पढ़े होंगे ना, मतलब अनुच्छेद जो है ना, तो 31 का जो बी है ना तहत बनाया गया था, जिसे अनुच्छेद 31A के साथ सरकार द्वारा कृषि सुधार, जो मैं कह रहा था ना, देखो एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स के लिए संबंधित कानूनों की रक्षा करने एवं जमींदारी प्रथा को समाप्त करने के लिए बनाया गया था, ठीक है। अनुच्छेद 31A क्या बोलता था, कानून के उपबंधों में सुरक्षा प्रदान करता है कि अनुच्छेद 31B है ना, विशिष्ट कानूनों या अधिनियमों की सुरक्षा प्रदान करता है, ये ना उपबंधों के लिए मतलब सुरक्षा प्रदान करता है, और 31B क्या है, विशिष्ट कानून, स्पेशल लॉज है, उनको सुरक्षा प्रदान करता है। जबकि अनुसूची के तहत संरक्षित अधिकांश कानून कृषि भूमि के मुद्दों से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो तभी की बात है कि मतलब कृषि का ही सबसे ज़्यादा, कृषि क्योंकि हमें ज़रूरत थी, फूड सिक्योरिटी दिक्कत थी, हमारे खाने की दिक्कत थी, और दूसरी बात भूमि भी हमें डिसेंट्रलाइज करनी थी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो 31B में पूर्वव्यापी संचालन भी है, जिसका अर्थ है कि यदि कानूनों को असंवैधानिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनली, मतलब वो संवैधानिक रूप से सही नहीं है, अगर घोषित किए जाने के बाद 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाता है, तो उन्हें उनकी स्थापना के बाद से अनुसूची में माना जाता है, अतः उन्हें वैध माना जाता है। देखो मुद्दा ये है कि अगर आपने कोई मान लो लॉ बनाया, लेजिस्लेशन कुछ भी बनाया, और उसका क्या हुआ कि मान लो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, मतलब संवैधानिक रूप से संविधान जो हमारी बातें बताता है उनसे जुड़ा हुआ नहीं था, उनके हिसाब से फिट नहीं बैठता था वो। आपने क्या, आपको पता है कि 9th शेड्यूल क्यों इंट्रोड्यूस हुआ था, कि उसमें कोई भी लेजिस्लेशन या कुछ भी लॉ डाल दो, वो जुडिशरी चेक ही नहीं कर पाएगी, जुडिशरी के मतलब जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा उस पर, और जुडिशरी कुछ भी नहीं बोल सकती उसके बारे में, ठीक है, उसके फील्ड से बाहर हो जाएगा वो। तो आप ऐसे तो कुछ भी करोगे, है ना, यही तो बात हुई, ठीक है। तो वो फिर वैलिड माना जाता था, अगर ऐसा होता था कि 9th शेड्यूल में अगर आपने डाल दिया तो वो वैलिड हो जाता था, भले ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल फिर भी। इस तथ्य के बावजूद कि अनुच्छेद 31B न्यायिक समीक्षा के बाहर है। देखो न्याय मतलब जुडिशियल रिव्यू, जुडिशरी जो है उसको चेक कर पाए, इस चीज से बाहर था वो। सर्वोच्च न्यायालय ने पहले कहा कि 9वीं अनुसूची में सूचीबद्ध कानून की भी समीक्षा अधीन होंगे यदि वे मौलिक अधिकारों तथा संविधानों के मौलिक सिद्धांत का उल्लंघन करते हैं। बेसिकली हम समझते हैं बातें। 9th शेड्यूल लेके आए, ठीक है, मतलब कि आप कुछ भी करोगे इसमें डाल दोगे 9th शेड्यूल में, तो वो जुडिशरी से चेक्स एंड बैलेंसेस से बाहर हो जाएगा, जुडिशरी उस पर कुछ नहीं बोलेगी, ठीक है। ये स्टार्ट हुआ मामला, लेकिन आगे जैसे जैसे समय बढ़ता गया तो केसेस बनते गए, तो आके सुप्रीम कोर्ट ने बोला भाई ये क्या कर रहे हो आप, है ना, आप तो कुछ भी, मतलब कई सारे केसेस ऐसे आए कि मतलब कुछ भी डाल रहे हैं उसमें, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये क्या कर रहे हो भाई, मतलब आप कुछ भी लॉ बनाना चाहते हो, अगर उसको वो अगर असंवैधानिक है या फिर उसको प्रेसिडेंट असेंट नहीं दे रहा तो आप उसको उठा के 9th शेड्यूल में पटक देते हो, 9th शेड्यूल में डालते हो वो वैलिड हो जाता है। ऐसे तो डेमोक्रेसी कहाँ फंक्शन करेगी, लोकतंत्र कहाँ फंक्शन करेगा फिर ऐसे, है ना। तो ये चैलेंज आया, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं भाई ऐसा नहीं कर सकते आप, भले ही आपने मतलब ठीक है आपने 9th शेड्यूल में डाला, लेकिन अगर कोई भी लॉ या लेजिस्लेशन आपने बनाया है वो अगर फंडामेंटल राइट मतलब मूल मतलब अधिकार है ना, मौलिक अधिकार, उनको वायलेट करता है, ठीक है, मतलब उनके हिसाब से फिट नहीं बैठता है, ठीक है, या फिर है ना अगर उनके हिसाब से सही नहीं बैठता है तो वो जुडिशरी चेक करेगी उसको, ठीक है। तो अब देखो थोड़ा चेक्स एंड बैलेंसेस स्टार्ट हुए कि हाँ ठीक है, अगर आपके फंडामेंटल राइट वगैरह वायलेट होते हैं तो आप चेक करेंगे, ठीक है, मौलिक अधिकार, संविधान, और देखो या फिर संविधान की जो बेसिक स्ट्रक्चर है, मतलब संविधान की जो आत्मा है, संविधान जिन मूलों पे, जिन मतलब चीज़ों से मिलकर बना है, जो संविधान कहना चाहता है आपसे, है ना, अगर उन चीज़ों को भी वायलेट करते हो आप, ठीक है, तो भी क्या होगा, जुडिशियल रिव्यू होएगा उस पर, मतलब जुडिशरी उसको चेक करेगी ये संवैधानिक है या नहीं, ठीक है, ठीक। तो थोड़े चेक्स एंड बैलेंसेस स्टार्ट हुए, उनसे रिलेटेड कुछ केस भी थे जो आए सामने, ठीक है। तो उनसे रिलेटेड कुछ केस आए थे, वो हम जान लेते एक बार। हम जानते हैं क्या 9वीं सूची में अगर कोई कानून आपने डाल दिया तो वो क्या सच में पूरी तरह से मतलब न्यायिक जांच, जुडिशरी
से पूरी तरह मुक्त है। मतलब अगर आपने 9 शेड्यूल में कुछ भी डाला है तो क्या जुडिशरी उस पर कुछ नहीं कर सकती? तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, हम जानते हैं। देखो सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। मतलब केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। तो जो केरल है वहाँ पे केशवानंद भारती थे, इंसान का नाम है, ठीक है, महंत हुआ करते थे। उनका केस चला था केरल राज्य से, ठीक है, केरल की सरकार से इसमें 1973 में। तो सर्वोच्च न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट है उसने कहा गोलकनाथ, देखो इससे पहले एक केस चला था गोलकनाथ का, ठीक है, गोलकनाथ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो उसमें क्या हुआ था, निर्णय जो उन्होंने दिया था उसको बरकरार रखा कि अगर भारतीय संविधान की मूल संरचना है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, आप अगर उसको छेड़छाड़ करते हो या फिर मौलिक अधिकारों से छेड़छाड़ करते हो तो वो जुडिशियल रिव्यू में आएगा, जुडिशरी उसको चेक करेगी, ठीक है। इस बात को और अच्छे से केशवानंद भारती केस में उसको फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कर दिया है ना। तो इसीलिए इसको लैंडमार्क जजमेंट बोला जाता है। ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, केशवानंद भारती केस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये 24 अप्रैल 1973 को आया था, ठीक है, जजमेंट। इस डेट को याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। यहाँ से संविधान में बहुत सारी चीज़ें बदल गई थी। मतलब आप संविधान में जो कहना चाहता है उस पर काम करना ही पड़ेगा, ये बात इंश्योर हो गई थी, ठीक है, ठीक। तो वही है कि मतलब और कहा, उन्होंने कहा कि संविधान के सभी प्रावधानों में संशोधन किया जा सकता है। संविधान में आप ठीक है किसी भी प्रोविजन को अमेंड कर लो, लेकिन यह संशोधन ऐसा नहीं होना चाहिए जो उसके बुनियादी ढांचा, मतलब जो वो कहना चाहता है संविधान आपसे, संविधान की जो आत्मा है उससे छेड़छाड़ न करो। अगर ऐसा होता है तो दिक्कत है, ठीक है। तो जुडिशरी तो उसमें मौलिक अधिकार भी शामिल है, फंडामेंटल राइट्स हैं, उनको भी आप वायलेट नहीं कर सकते हो किसी भी कीमत पर, ठीक है। न्यायालय द्वारा खारिज किए जाने योग्य है, ठीक है, तो न्यायालय उसको नल एंड वॉइड कर देगा कि आपका ये लेजिस्लेशन काम का नहीं है, इसको हटाओ, ठीक है, ठीक। बमन राव वर्सेस भारत संघ, तो यूनियन ऑफ इंडिया है ना, उनका एक इंसान हो रहा है बमन राव, उनसे भी एक केस चला था। इस महत्वपूर्ण निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यह फैसला सुनाया कि जो वे संशोधन जो 24 अप्रैल, देखो समझ गए ना, मैंने अभी बोला था 24 अप्रैल याद रखना, वे सारे संशोधन जो 24 अप्रैल 1973 जिस पर केशवानंद भारती मामले में निर्णय दिया गया था से पहले संविधान में संशोधित किए गए थे, वैध और संवैधानिक हैं। इसका मतलब ये है कि आपने जो केशवानंद भारती केस का जजमेंट आया, लैंडमार्क जजमेंट था और 24 अप्रैल 1973 को, अब ये कह रहे हैं बमन राव में ये बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर आपके जो लेजिस्लेशंस हैं, जो भी लॉज हैं, 24 अप्रैल 1973 के पहले के हैं, वो वैसे के वैसे ही रहेंगे, वो उन्हें दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन उसके बाद से अगर आप बेसिक स्ट्रक्चर को अगर छेड़छाड़ करते हो या फिर फंडामेंटल राइट्स से वायलेशन करते हो तो वो नल एंड वॉइड किए जाएंगे, ठीक है। तो उससे पहले के हैं उनको संवैधानिक करार दिया जाएगा, ठीक है। चलो एक और केस है आया कोलो बनाम तमिलनाडु, स्टेट ऑफ तमिलनाडु। यह माना गया कि 24 अप्रैल 1973 के बाद होने वाले पर अनुच्छेद 14, 19 और आर्टिकल 14, 19, 21 के तहत कानून की परीक्षण किया जाना चाहिए। तो आप कोई भी अगर कानून बनाते हो तो उसका आर्टिकल 14 मतलब कि वो लॉ को अवॉइड करता है या नहीं, लॉ को फॉलो करता है या नहीं, उसके जो मतलब आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच वगैरह, एक्सप्रेशन, कहाँ पे रहना है ना, मूवमेंट करना, या आपने आर्टिकल 19 में पढ़े होंगे, कई सारे पार्ट हैं उसके, इनको फॉलो करता है या नहीं। 21 है ना आर्टिकल, राइट टू लाइफ है कि नहीं, उसमें प्राइवेसी है कि नहीं, सारी चीज़ें कुल मिलाकर ये सारी चीज़ें देख, इनसे कंपेयर करोगे आप, इनको पढ़ के, इनके तहत पढ़ के बेसिकली लॉ को बनाओगे या फिर इनके तहत देखोगे, अगर इनका वायलेशन हो रहा है तो वो नल एंड वॉइड हो जाएगा, ठीक है। इसके अतिरिक्त न्यायालय ने अपने पिछले निर्णयों को बरकरार रखा, तो पिछले जो भी निर्णय दिए थे उनको बरकरार रखा कि किसी भी अधिनियम को चुनौती दी जा सकती है यदि संविधान की मूल संरचना के अनुरूप नहीं है, वही मैंने आपको बताया। इसके अलावा यह भी कहा गया कि 9वीं अनुसूची के तहत किसी कानून को संवैधानिक वैधता को पहले बरकरार रखा गया है तो भविष्य में इस पर फिर से चुनौती नहीं दी जाएगी। इसका मतलब ये है कि 9 शेड्यूल में अगर आपने कुछ लॉ बनाया है और मान लो वो पहले वैलिड करार कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा, तो फिर उसको फ्यूचर में दोबारा उसको चैलेंज नहीं करोगे आप, ठीक है। एक बार अगर हो गया तो उस पर जुडिशियल रिव्यू नहीं आएगा, ये आया कोयले में बोला गया था। तो ये सब इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में साथियों कंटेंट हमने बनाया है, ठीक है। तो आप हिंदी मीडियम के तो हिंदी से पढ़ लें और इंग्लिश मीडियम के तो इंग्लिश से पढ़ लें, ठीक है। तो एक क्वेश्चन भी लेके आए हम, ठीक है, यूपीएससी में 2019 में आया हुआ है, करके देखो। देखो मैंने आपको सारी चीज़ें समझा दी हैं अच्छे से, अब आप एक बार देख लो
कि 9th शेड्यूल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ, मतलब जब 9वीं अनुसूची आई थी भारत में, संविधान में ऐड की गई थी, तब भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? अच्छा, ये 1951 में आई थी, अभी मैंने आपको बताया। 1951 में कौन होंगे प्रधानमंत्री? सीधी सी बात है, जवाहरलाल नेहरू होंगे, है ना। तो बाकी 3 गलत है, ये सही है, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें 9वीं अनुसूची के बारे में क्लियर होंगी, ठीक है। तो साथियों जुड़िए हमारे टेलीग्राम चैनल से, ये है इसका लिंक, है ना, ओपन अकेडमी नाम से ही टेलीग्राम है अपना, इस पर जुड़िए। इस पर मैं आपको ये वाला PDF, बाकी सारे क्लास के अपडेट, बाकी सारी चीज़ें दूंगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर काम सही लगता है आपको, वीडियोज पसंद आते हैं और समझ आती हैं चीज़ें आपको बेहतर कि हाँ ठीक है मेरे जीवन में कुछ एनहेंसमेंट हो रहा है, तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है। थैंक यू।